अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान से एक साबिक अमरीकी ख़ारजा अमूर की एक्सपर्ट असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ साउथ एशिया रॉबिन राफेल की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के मतलब ये कहा जाता है कि ख़ुद इमरान खान की ख्वाहिश के ऊपर हुई है। मुख्तलिफ़ ज़राए से हमने जब इसकी वजाहत लेने की कोशिश की तो पता ये चला कि मुलाकात बायलैटरल बेसिस पे रॉबिन राफेल और इमरान खान या PTI के जो भी नुमाइंदा थे उनके माबैन तय हुई थी और ये मुलाकात हुई। उसके पस मंज़र क्या है या ज़्यादा तफसील क्या है, ये बहुत ज़्यादा तफसील पब्लिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो एटलीस्ट इसके ऊपर कुछ भी कहने से गुरेज़ किया जा रहा है। आम ख्याल ये है कि जो लॉबिस्ट फर्म हायर की गई थी उसी लॉबिंग का ये हिस्सा है कि रॉबिन राफेल से मुलाकात करवाई गई है, क्योंकि ख़ारजा अमूर के अंदर उनकी एक्सपर्टीज़ है। साउथ एशिया के ऊपर क्लिंटन इरा के अंदर वो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया रह चुकी हैं, तो उन्हीं के ज़रिए नई अमरीकी इंतज़ामिया से ताल्लुकात को हमवार करने की कोशिश हो सकती है। ये बहुत अच्छी कोशिश है। इमरान खान पब्लिकली जो बयानियाँ लेकर चल रहे हैं, हम किसी का ग़ुलाम नहीं, अमेरिका से बात नहीं करेंगे, अमेरिका ने रजीम चेंज की साजिश कर दी, तो अपना सियासी बयानियाँ इतनी दफ़ा गलत अंदाज में 1001 दफ़ा बोलने के बाद लगता यह है कि सारा कुछ वो सच बोल रहे हैं। रजीम चेंज के ऊपर उनकी सारा कुछ जो भी वो बयान दे रहे हैं वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इससे ज़्यादा उसके अंदर कुछ हक़ाइक़ नहीं है। तो अगर वो अमरीकी इंतज़ामिया से ताल्लुकात को दुरुस्त करने की खातिर रॉबिन राफेल से मिलते हैं या किसी और से मिलते हैं तो ये दुरुस्त सिमत में कदम है, लेकिन वो अपना बयानिया जो है उसको भी ठीक करें, क्योंकि पाकिस्तान के मफादात को कुर्बान करके अपनी सियासत को परवान चढ़ाना पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। और ये जो बयानिया था 27 मार्च को जो वो ख़त लहरा के कि मुझे धमकी आ गई है अपने सफ़ीर का, असद मजीद का ख़त जिसको उन्होंने बताया, यकीनन उस ख़त के अंदर डोनाल्ड लू के हवाले से जो असद मजीद ने लिखा होगा कि उसने कहा कि आपको कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे क्योंकि इमरान खान बहुत ज़्यादा एंटी अमेरिकनिज़म कौम में फैला रहे हैं, यकीनन उसने कहा होगा, मैं डाउट नहीं करता। लेकिन इमरान खान ने जो उसकी शक्ल बनाई कि यहाँ तो मीर जाफ़र और मीर सादक हैं, उन्होंने गैर मुल्की इशारे के ऊपर यानी अमेरिका की साजिश के ऊपर यहाँ हुकूमत गिरा दी, ये एक झूठा बयानिया है, इसमें हक़ाइक़ नहीं है। और इतने ही इससे पॉइजनिंग हुई है मुआशरे के अंदर, पोलराइजेशन इतनी बढ़ गई है, नफ़रत इतनी बढ़ गई है कि बाकी आधा मुल्क को वो गद्दार तकरीबन डिक्लेयर कर ही चुके हैं। एक वो जो सेल्फ राइटियसनेस की अप्रोच है ना कि स्वाय मेरे बाकी सारे चोर हैं, डाकू हैं, गद्दार हैं, उससे आगे इमरान खान को निकलने की बहुत अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान को आगे बढ़ाना एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह के तौर पर और दोबारा वज़ारत उज़्मा के वो ख्वाब देख रहे हैं, तो उसके लिए नफ़रत को कम करने की ज़रूरत है। अपने अलावा बाकियों को भी अपने जैसा इंसान समझने की ज़रूरत है। ना ये खलीफा राशिदीन में इनका शुमार होता है, ना ये कोई पैगंबर है अल्लाह के उतारे हुए, ये हम जैसे एक इंसान है। तो अपना बयानिया उतना ही रखें जितने वो ख़ुद हैं, उससे ज़्यादा ना वो सच्चे हैं ना उससे ज़्यादा वो पाक पवित्र हैं। उनका बाज़ बयानिया और बाज़ हदीस का हवाला और रियासत मदीना के हवाले बहुत ख़तरनाक हद तक वो चले जाते हैं। और हम इन प्रोग्रामों में बेशुमार मौके के ऊपर, आज भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक बहुत ही काबिल एहतराम मज़हबी शख्सियत है, उन्होंने एक इनके जलसे का क्लिप मुझे भेजा कि इसके ऊपर बात क्यों नहीं करते। बड़े गुस्से में उन्होंने मुझे कहा इसके ऊपर बात क्यों नहीं करते। तो मैंने कहा इसके ऊपर बात इसलिए नहीं करता कि यहाँ नफ़रत के ऊपर मबनी सियासत जो है वो इतनी ज़्यादा है कि कोई उठेगा तो जो पहले एक गवर्नर के साथ हो चुका है, कई और लोगों के साथ हो चुका है, वो कोई इमरान के ख़िलाफ़ उठ खड़ा होगा, मैं नहीं कर सकता। तो लेकिन इमरान खान की ख़ुद भी तो समझ अकल काम करती है। वो जब इस्लामिक हिस्ट्री से, हदीस से या रियासत मदीना का नाम लेकर कुछ कहना चाहते हैं तो 100 दफ़ा पहले उसको पढ़ें, उसकी तस्दीक करें, उसके बाद बोलें और सियासत के लिए उसका इस्तेमाल जो है उससे गुरेज़ करें। रॉबिन राफेल से मुलाकात की कहानी एक तरफ है और साथ ही अभी थोड़ी देर में उनका एक इंटरव्यू किसी चैनल पे, किसी प्राइवेट मीडिया के ऊपर उनका इंटरव्यू आने वाला है, जिसके हवाले से फवाद चौधरी साहब ने अभी एक स्टेटमेंट है जो मुझे फॉरवर्ड की है। बहुत इंटरेस्टिंग और पावरफुल स्टेटमेंट है पाकिस्तानी सियासत के एतबार से। जितनी उनकी रॉबिन राफेल से मुलाकात पावरफुल इम्पैक्ट रखती है अमेरिका से ताल्लुकात के हवाले से, जिसको पब्लिकली वो धुतकारते हैं लेकिन अंदरूने खाना वो बहुत कोशिशें कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट उससे ज़्यादा तगड़ी है और बड़ी लॉन्ग टर्म इसकी इम्प्लिकेशंस होगी। फवाद चौधरी के उस फॉरवर्ड किए हुए बयान के मुताबिक इमरान खान ये चाहते हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बाजवा को उस मुद्दत तक तोसी दे दी जाए। इनको पहले भी 3 साल की तोसी इमरान खान ने दी थी, 3 साल की इब्तदाई मुद्दत वो पूरी कर चुके हैं, तो 3 साल की अगली मुद्दत भी उनकी नवंबर में पूरी हो जानी है। तब तक वो कहते हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बाजवा को तोसी दे दी जाए जब तक कि इंतखाबात नहीं हो जाते और इंतखाबात के बाद नई हुकूमत नहीं आ जाती, वो आए और वो नया आर्मी चीफ मुकर्रर करे। वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। और इसका जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस आप देखें कि वो क्या कह रहे हैं। एक तो वो चाहते हैं कि इनको
4-6 माह जितना अरसा भी या 1 साल जितना भी अरसा इंतखाबात में लगेगा, अभी फौरी तौर पे तो इंतखाबात सैलाबों के अंदर हो नहीं सकते, तो 6 माह से 1 साल में लेट से इंतखाबात होने वाले हैं। तो उसके अंदर जो टॉप टियर जो लोग उम्मीदवार बन के बैठे हैं वो सारे तो ऊपर से वो कईयों के नाम आते हैं, जनरल साहिर शमशाद का नाम आता है, जनरल आसिम मुनीर का नाम आता है, कई और लोगों के नाम आते हैं कि बड़े सीनियर मोस्ट हैं, ये सारे रिटायर हो जाएंगे तो नीचे से कुछ और लोग आ जाएंगे। दूसरा, नई पोलिटिकल गवर्नमेंट आए तो वो लगाए, क्या ये पोलिटिकल गवर्नमेंट का एक अपॉइंटी होता है आर्मी चीफ? सबसे बड़ा सवाल मेरे जहन में जो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आया वो यही है कि क्या ये सियासी हुकूमत का एक तर्जमान या नुमाइंदा है? जिस तरह वो चीफ़ ऑफ स्टाफ थे उनके, ये चीफ़ ऑफ स्टाफ क्या इमरान खान के तौर पर लगाना है या आर्मी का फ़ौज का सरबराह लगाना है? तो उसकी प्रोफेशनल जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर होना चाहिए। और मैं ज़ाती तौर पर एक्सटेंशन के, ये मेरी राय है, अपने मैं बड़ा लंबा कैरियर गुजारा है कि फ़ौज के अपने हक़ में नहीं होता कि उसके किसी चीफ़ को एक्सटेंशन दी जाए। बहुत ही मेरिट बेस्ड सिस्टम है, प्रोफेशनल स्ट्रक्चर है, बड़े तरीके के साथ एक छलनी से वो कैप्टन जो यंग भर्ती होता है या सेकंड लेफ्टिनेंट जो भर्ती होता है, ऊपर आते उसमें से चंद लोग ऊपर आते हैं जो वो ख्वाब देखते हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद कि उनमें से एक आर्मी चीफ बनेगा। मोस्ट ऑफ देम क्वालिफाई करते हैं कि वो कमांड करें, आर्मी चीफ बने, और वहीं पे प्राइम मिनिस्टर को आइन एक सवाबदीद देता है कि वो 3 या 4 जो सीनियर मोस्ट हैं उनमें से जिसको वो मोस्ट कॉम्पिटेंट तस्वर करता है, क्योंकि उसको यहाँ तक लाने में उस प्राइम मिनिस्टर का हाल कोई दखल नहीं है। ये एक आर्मी का अपना प्रोफेशनल स्ट्रक्चर है जिससे वो तरक्की पाते पाते वहाँ तक पहुँचते हैं। तो उन 3 या 4 जो सीनियर मोस्ट हैं उसमें से जो मोस्ट कॉम्पिटेंट उसकी दानिश में बंदा डिज़र्व करता है उसको वो अपॉइंट कर दे। तो क्या इसको हम एक ऐसी तैनाती बना दें कि जो सियासी हुकूमत आए वो अपनी पसंद का लगा दे? ये एक नवाज़ शरीफ के ऊपर और जरदारी के ऊपर अभी चंद दिन पहले वो बयान दे चुके हैं कि इन चोरों और डाकुओं को आर्मी चीफ नहीं लगाने दूंगा। ये अपनी पसंद का अपना फेवरेट आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। आर्मी चीफ अगर मुहिब्बे वतन आ गया तो वो इनकी दाल निकाले देगा। ये स्टेटमेंट बड़ा ही मुतराज़ा किस्म का बयान था और आज वो खुद बात कह रहे हैं कि अभी इनको नहीं लगाना चाहिए, 6 माह एक्सटेंड कर दें, जो हुकूमत आएगी वो लगाएगी। तो क्या हुकूमत इमरान खान की आएगी? ये कहाँ लिखा हुआ है? हुकूमत किसी और की भी आ सकती है इलेक्शन के नतीजे में। तो इस दोनों इशूज़ पर प्रोग्राम में बात करेंगे। जो शुरका है हमारे साथ तारिक फजल चौधरी साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, वेरी वार्म वेलकम सर। इसके अलावा शाह खबर साहब मारूफ माहिर कानून हमारे साथ है। शाह खबर साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर तारिक फजल साहब, ये स्टेटमेंट की तरफ दोनों की तरफ आने से पहले एक छोटा सा आपकी इजाज़त से हमारे नुमाइंदे साथ हैं, इनके ऊपर एक तो तौहीन अदालत का केस इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, एक इलेक्शन कमीशन के भी सामने है, उस हवाले से कुछ पेशरफ्त है, उसके ऊपर भी अपडेट ले लें। जुल्करनैन इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। जुल्करनैन, क्या अपडेट है इलेक्शन कमीशन के हवाले से? मलिक साहब, आज एतराज किया गया था इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर की जानिब से इलेक्शन कमीशन के ना सिर्फ दायरे अख्तियार पर और उनके नोटिस पर बल्कि बेंच के ऊपर भी। जो बेंच को हेड कर रहे थे मेंबर से निसार दुरानी, उनके हवाले से कहा गया था कि जिन तकारीर का हवाला दिया गया है फवाद चौधरी साहब की हद तक उन तकारीर में उनका जिक्र किया गया था, कहा गया था इनके खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे, इसलिए उनको मुनासिब होगा कि वो इस बेंच से खुद को अलग कर लें। ये एतराजात आज इलेक्शन कमीशन ने इस पर फैसला महफूज किया था और अपडेट ये है कि वो फैसला उन्होंने सुना दिया है आज, और इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के, फवाद चौधरी और असद उमर के एतराजात को मुस्तरद कर दिया है और शो कॉज नोटिस जारी करते हुए इमरान खान को 27 सितंबर को ज़ाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने जो दरखास्तें थी, जो इब्तदाई जवाब थे, तीनों रहनुमाओं की जानिब से जमा कराए गए, उनको गैर तसल्ली बख्श करार दिया है, जिसकी बुनियाद पर उनके एतराजात को मुस्तरद किया और ज़ाती हैसियत में अब इन तीनों रहनुमाओं को 27 तारीख को तलब कर लिया गया है। 27 इसी महीने की 27 सितंबर, इसी महीने की 27 तारीख। जी जी, ओह, बहुत शुक्रिया आपका जनाब जुल्फ हमारे साथ थे। डॉक्टर तारिक फजल साहब, ये मामला बहुत ही संजीदा है, 1 बाय 1 करके अगर ले लें। पहले तो रॉबन राफेल से मुलाकात बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पीटीआई को इसको पब्लिकली इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए थी, छुप के मिलने से उनकी पोजीशन ख़राब हो जाती है और मुलाकात हुई है, उसमें अभी भाम नहीं है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, जो आपने आज अपनी इब्तिदाई गुफ्तगू की है, मेरा ख्याल है कि आपने एक बहुत ज़्यादा हकीकत पर मबनी तज्ज़िया किया है। देखिए, इमरान खान साहब की जब ये हुकूमत तब्दील होती है और वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए वज़ीर आज़म की कुर्सी से हटाए जाते हैं, ये सारा का सारा सिलसिला चूँकि यहाँ इस्लामाबाद में हुआ, तो मैं आज जैसे कहते हैं ना, लम्हा बलम्हा इस तमाम कार्रवाई का हिस्सा भी रहा हूँ और मैं बाखबर भी हूँ। किसी भी वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनकी क़यादत की तरफ से इस तमाम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को ना तो साजिश कहा गया, ना इसको उन्होंने कहा कि अमेरिका इसमें मुलव्वस है। लोगों को उन्होंने जनाब बहुत सख्त अल्फाज कहे, उनके बच्चों के बारे में सब कुछ वो पूरे मीडिया को पता है। लेकिन जैसे ही इन्हें पता लगा कि अब बॉल जो है वो मेरी कोर्ट से निकल चुकी है या मेरे हाथ में नहीं रही गेम,
तो इन्होंने नया एक पैंतरा बदला। और वो पैंतरा क्या था? इमरान खान साहब ने 4 साल की हुकूमत में उनके पास कारकर्दगी नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि वो आवाम के सामने अपना कोई चूरन बेचते, कोई सियासी चूरन बेचते। 4 साल पहले उन्होंने तब्दीली का एक नारा लगाया, आवाम को उसमें बेवकूफ़ बनाया। वो तब्दीली की हकीकत लोगों ने देख ली 4 साल में। अब इन्हें एक नया स्लोगन चाहिए था। नया स्लोगन इन्होंने ये क्राफ्ट किया, यानी उसे कहते हैं ना वो क्या तराशना। ये तराशा गया कि अमरीकी साजिश है, ग़ुलामी है, और जो लोग इनके कल्ट में मुब्तला हैं वो इनके पीछे चल पड़े अल्लाह का नाम लेके। इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि इंतहाई ज़्यादती थी इमरान खान साहब की कि आपने अपने सियासी फ़ायदे के लिए पाकिस्तान के ताल्लुकात एक सुपर पावर मुल्क के साथ, जिसके साथ हमारी एक दरीना मरासम है, वो ख़राब करने की कोशिश की, मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। उस मुल्क को आपने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, अपना बयानिया बेचने के लिए। अब जो मुलाकात आप बता रहे हैं अमेरिकन एम्बेसडर से, मैं कोई इसके खिलाफ नहीं हूँ। रॉबिन राफेल जी, ये फॉर्मर असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। इनके वो अगर जनरल ज़िया वाले हादसा आपको जहन में हो तो इनके हस्बैंड उसी जहाज़ में, उसी हादसे में वो भी शिकार। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। आपने मिलना है, आप खुल के मिलें। आप एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं, पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे अक्सर हमारे एम्बेसडर मुख्तलिफ मगरबी ममालिक के, मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के पार्टी हेड से मिलते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये मैं कहूँगा कि मुनाफकत लगती है कि आप एक तरफ बरमला और अमेरिका को गालियाँ दे रहे हैं, उसे कह रहे हैं वो रजीम चेंज में मरकज़ी किरदार उसका है, छुप छुप के उनको मिल रहे हैं। भाई हैं क्या आप? अगर आप अमेरिका के मुखालिफ हैं, अगर आप कहते हैं कि मैं अमेरिका ग़ुलामी यहाँ पे बनाना चाह रहा है, ग़ुलामी में लेके आना चाह रहा है पूरी कौम को, तो आप क्या कर रहे हैं? उनके साथ क्यों आपको मिलने की ज़रूरत पड़ रही है? सो ये उनको क्लियर करना पड़ेगा, ये क्लियर करना पड़ेगा। और आवाम से भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप भी थोड़ा इन चीज़ों को एक क्रिटिकल एंगल से देखें। आपने बहुत सही कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो बाकी सियासी रहनुमाओं की तरह एक पॉलिटिकल लीडर हैं। इस हद तक तो हम कह देते हैं, अब उनमें कितनी उनमें सियासी फहम व दानिश है, कितना कौम को उन्होंने डिवाइड किया, कितने लोगों में उन्होंने नफरत फैलाई, वो भी अपनी जगह पे एक हकीकत है। लेकिन खुदा न खास्ता नऊज़ बिल्लाह वो पैगम्बर नहीं है कि जो बात वो कहे जनाब सारे रेले की तरह उनके पीछे चल पड़ते हैं। ये बात तो इतना बड़ा एक मैं कहूँगा कि ढोंग था अमरीकी साजिश का, इतना बड़ा झूठ था कि उसके ऊपर तो यकीन करने वालों पर मैं कहता हूँ कि हंसने को दिल करता है कि अमेरिका इन्वॉल्व हो गया। अच्छा, फिर इमरान खान साहब अपनी जो इनके पीछे रजीम रही है उसके पीछे जो हाथ रहे हैं वो सबको नहीं पता। और यही लोग थे, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ मलिक साहब, यही लोग मतलब यही पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, एलाइज जिन्हें कहते हैं इत्तेहादी, ये इमरान खान साहब के साथ थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो हमारे साथ हैं, हम प्राइम मिनिस्टर हैं। साजिश कहाँ से आई है? शाह खबर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लें। शाह खबर साहब, ये तो रजीम चेंज वाले बयानिए के ऊपर तो हम और प्रोग्रामों में बात करेंगे, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन वाली डेवलपमेंट जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने तौहीन अदालत है और अब इलेक्शन कमीशन के सामने भी तौहीन अदालत आई है। क्या यहाँ तौहीन अदालत का मामला संगीन है उतना ही जितना किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने होता है, या इसकी क्या पोजीशन? देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा फ़र्क है। आपने देखा है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत का जो पावर एक्सरसाइज करते हैं वो आर्टिकल 204 है आईन पाकिस्तान का, जो उनको एम्पावर करता है कि वो किसी के ख़िलाफ़ भी जो है अगर वो कंटेम्प्ट करे तो उसको आप तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन मुरवजा कानून और अपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रूल्स के मुताबिक। अब उसके बाद जो कानून जो है जिसके जो कि इस वक्त एप्लीकेबल है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस है 2003, जिसकी आपको पता है कि जिसके तहत कॉग्निजेंस ली हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान साहब के खिलाफ। अब जो इलेक्शन कमीशन के पास पावर है ये कोई आईनी पावर नहीं है जिस तरह के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये उनको तफवीज़ की गई है ये पावर, वो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है 2017, उसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन भी उसी तरह जिस तरह के एक हाई कोर्ट की तौहीन की जाती है उसी की तर्ज पर वो उसका जो है वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं और वो एलिजिड कंटेम्नर ऑफ द कमीशन जो है उसको बुला सकते हैं और उसका ट्रायल कर सकते हैं। और जिसका आपने देखा है कि उन्होंने नोटिस इशू किए हुए थे जिसको आज वहाँ पे उनकी जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनकी वो एप्लीकेशंस रद्द कर दी। उन्होंने कहा कि हम इस पर कार्रवाई शुरू करेंगे। तो ये भी ख़तरनाक बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब किसी को भी अगर तौहीन अदालत में सज़ा हो जाए तो वो फिर सज़ा याफ्ता जो है वो वैसे तो आइन के आर्टिकल 63 में
लिखा हुआ है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो हो जाए तो उसको 5 साल के लिए नायल करार दिया जा सकता है। तो इस तरह इलेक्शन कमीशन का उसमें जिक्र नहीं है, लेकिन चूंकि ये लॉ है, एक्ट में प्रोवाइडेड है, अगर इसमें भी किसी को सज़ा होती तो उसकी इम्प्लीकेशंस अपनी जगह पे तो होंगी, क्योंकि वो फिर कोई भी सज़ा सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये तो बड़ा टेढ़ा मामला है कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2017 में कवर्ड है तो यहाँ पे भी कंटेम्प्ट की इम्प्लीकेशन वैसे ही होगी जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर कंटेम्प्ट पे 30 सेकंड की सजा हो जाती है टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, तो इम्प्लीकेशन इसकी भी वैसी होगी। किसी भी हाई कोर्ट की है जी जी इम्प्लीकेशंस बिल्कुल तो इसकी इम्प्लीकेशन वैसी हो जाएगी जो वैसे कंटेम्प्ट ऑफ जी वो आर्टिकल 63 में तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर किसी को सजा हो जाए तो उसको ये कहा जा सकता है कि वो आर्टिकल 63 में मज़ीद भी कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद है कि किसी को किसी जुर्म में सज़ा हो जाए तो वो कुछ अरसे के लिए जो है वो अवामी ओहदा या मेंबर पार्लियामेंट बनने के नाहल हो जाता है। तो इसकी बिल्कुल इम्प्लीकेशंस हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि सिंध हाई कोर्ट में भी ये चैलेंज हुई है, ये जो इनकी पावर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, और उसमें सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किए हुए और उसमें इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई तो जारी करने का से नहीं रोका गया कि आप जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है उसको जारी रखें, लेकिन जब तक हमारे पास ये पेंडिंग है जिसमें ये चैलेंज हुआ है आपकी ये प्रोविज़न, उस वक्त तक फिर जब आप फाइनल ऑर्डर पास नहीं कर सकते। तो इसलिए इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर रही है वो सिंध हाई कोर्ट कराची की जो उन्होंने जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की है उसके तहत कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन फाइनल ऑर्डर जो है वो नहीं पास कर सकते। अच्छा सर, दो इलेक्शन कमीशन की कंटेम्प्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट, जिसमें जस्टिस अतर मिनेल्ला के आज के रिमार्क्स जो थे वो राना शमीम वाले केस के अंदर बड़े पावरफुल हैं। वो कहते हैं कि खलूस नीयत से जब भी कोई माफ़ी मांग ले तो अदालत का मकसद पूरा हो जाता है कि उसने माफ़ी मांग ली है। तो इमरान खान ने वहाँ अनकंडीशनल अपॉलॉजी अभी तक मांगी नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन का भी एक सर पर तलवार लटक गई है, तो 2 माफ़ियाँ हो गई। तो आपके ख्याल में उनको फौरी तौर पर माफ़ी अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर देनी चाहिए या अभी अपने आर्गूमेंट पर जारी रखना चाहिए, अपना चांस रिस्क लेना चाहिए? देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए तौहीन अदालत के जो अदालती फ़ैसले अभी तक हैं, जो लॉ जो कहता है वो तो ये है कि जब भी कोई अगर क्रिमिनल कंटेम्प्ट का इल्ज़ाम हो या जुडिशल कंटेम्प्ट का इल्ज़ाम हो तो उसमें तो सबसे जो मजबूत दिफा होता है वो तो यही होता है कि आप उस पर जो है गैर मशरूत माफ़ी मांग लें, अनकंडीशनल अनक्वालिफाइड जो है ये आपको अपॉलॉजी करनी पड़ती है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि वो भी अपॉलॉजी जो करनी है वो अपनी पहली अवेलेबल अपॉर्चुनिटी में करनी है। ये नहीं है कि पहले आप उसको कंटेस्ट करें, आप जुरिस्डिक्शन को चैलेंज करें उनकी, या आप उनके जो नोटिस है उसके ऊपर आप कन्फ्रंट करें कि ये तौहीन अदालत या तौहीन इलेक्शन कमीशन नहीं बनता। तो उसमें तो यही अदालती नज़ायर है कि आपने रिमोर्स का, निदामत का और अपने आप को जो है वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी जो है वो टेंडर करनी है। लेकिन अगर आप दोनों ये नहीं कर सकते कि एक तरफ आप कंटेस्ट भी कर रहे हो और दूसरी तरफ अपॉलॉजी भी कर रहे हो, और अपॉलॉजी जो है वो आपका मेरिट पे अगर केस ना बने तो उसका एक मुतबादिल के तौर पर आप 2 रेमेडीज़ एक वक्त में नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि दोनों फोरम्स के ऊपर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने भी, जो सिर्फ और सिर्फ इसका बचत इसमें है किसी भी एलिजेड कंटेम्नर की कि वो अगर अनकंडीशनल अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी करे और उसको अपने एक्ट से और अपने अमल से जाहिर भी करे, सिर्फ ये नहीं है कि सज़ा से बचने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन वाला मामला भी जो है इसको भी उनको लाइट नहीं लेना चाहिए, वो भी उसकी बड़ी सीरियस इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तलवार एक नहीं, अब 2 तलवारें लटक रही हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया शामिल हो रहे हैं। अभी एक खान साहब का कोई इंटरव्यू आना है जी, उस हवाले से फवाद चौधरी साहब ने एक तहरीरी बयान उनका हिस्सा हमें बना के तो मैसेज किया है, जिसके मुताबिक इमरान खान तजवीज़ कर रहे हैं कि जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तब तक तोसी कर दी जाए जब तक नई इलेक्टेड गवर्नमेंट आ नहीं जाती, उसके बाद वो हुकूमत आए और नया आर्मी चीफ लगाए। और पिछला उनका बयान आप सामने रखिए कि वो चाहते थे कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब चोर और डाकू हैं, इनको नया चीफ नहीं लगाना चाहिए और नया चीफ मुहिब वतन होना चाहिए। और अब उन्होंने उसकी नेक्स्ट बता दिया कि वो नई इलेक्टेड गवर्नमेंट को लगाना चाहिए। आप इन दोनों बयानात को कैसे देखते हैं? नदीम साहब, पहली तो बात यह है कि तमाम 3 स्टार बल्कि तमाम ऑफिसर जो हैं जूनियर से सीनियर रैंक तक सब मुहिब वतन हैं और इसी बात की वो कसम भी खाते हैं, एंड देयर इज़ नो डाउट। सेकंड, आई थिंक उनका पॉइंट ऑफ व्यू, और इसी का बड़ा एतराज़ भी हुआ था, जाहिर है कि DG ISPR ने भी स्टेटमेंट दी थी
कि जिसको बड़ा सीरियसली लिया गया था कि आप किसी के डाउट नहीं कर सकते हैं, जो भी चीफ मिनिस्टर में होगा वो भी जब आएगा तो वो आइन और कानून के मुताबिक काम करेगा। और सेकंड, एक और बात जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है कि कोई भी आर्मी चीफ आएगा उसका आइन कानून में कहीं भी ये पावर नहीं है कि वो करप्शन के लिए और सो के लिए वो अपना किरदार अदा करे। ये हुकूमत वक्त प्लस आपकी जो एंटी ग्राफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने करना होता है, उनको इजाज़त ही नहीं, कानून के अंदर तो वो कर ही नहीं सकते। एक तो ये बात है। सेकंड जो अभी लेकिन ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, या आर्मी चीफ जो है वो कोई पॉलिटिकल पोस्टिंग है कि नई इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो वो अपनी पसंद का बंदा लगा लेगी, या ये एक इंस्टीट्यूशन में एक प्रोसेस है जिसमें जो लोग सीनियर मोस्ट ऊपर आए हुए हैं उनमें से किसी एक को तैनात होना है और ड्यू डेट पे हो जाना चाहिए, बजाय वो एक्सटेंशन वाली गेम को दोबारा दोहराया जाए? तो स्टेट में ये कुछ सियासी पोस्टिंग तो नहीं है। ये बड़ा क्लियर है कि जो भी सिटिंग गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर होगा उस वक्त जब ये कंसिडर होंगे तो उस वक्त जो 4, 5, 6 नाम पुटअप होते हैं मिनिस्ट्री डिफेंस को, दे गो टू द प्राइम मिनिस्टर, वो उसको जो भी मेरिट पे आते हैं उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। हालांकि प्रोफेसर साहब कॉम्पिटेंट होते हैं, आई डू एग्री ऑन दिस पॉइंट। अब ये इनका नुक्ता नज़र ये है क्योंकि इस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते, जो उनका अपना वर्सन है, इसलिए वो पीडीएम को अपॉइंट नहीं करना चाहिए। और वो जब नए इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद जो भी अवाम जिसको मैंडेट देते हैं वो लेके आए, ये उनका वर्सन है। बट कानूनी तौर पर जो भी जो भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान होंगे, अगर नवंबर में है या मई में है, जब भी है, जो कानूनी पहले उसको देखते हुए वो उस हिसाब से वो सिलेक्ट कर लेंगे। इट शुड नॉट बी एन इशू। आपने नवंबर और मई की दो चीजें क्यों बताई? क्योंकि हमारे मुताबिक तो नवंबर एंड में उन्होंने रिटायर, बिल्कुल नवंबर में है, लेकिन मैं देख रहा था कुछ चल रहा है कि 6 महीने का, फिर आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट। जो भी कानून में, और जनरल बाजवा ने बड़ा क्लियर भी कहा हुआ है कि जी इस पर एक्सटेंशन वो नहीं ले रहे हैं और ये हुकूमत वक्त का काम है। जो भी अगर नवंबर से पहले हुकूमत चाहती है तो केयर टेकर आते हैं तो केयर टेकर होंगे, अगर ये रहती है पीडीएम की गवर्नमेंट तो ये होंगे, अगर उसके बाद कोई और एक्सटेंशन देनी है नहीं, जो इमरान खान ने बात की उनकी अपनी वर्चन है, उनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से भी नए आर्मी चीफ जो हैं वो ये एग्जिस्टिंग पीडीएम गवर्नमेंट ना लाए, बल्कि जब इलेक्शंस होते हैं तो उसके बाद जिसको भी मैंडेट देते हैं वो होते हैं। जबकि आई फील कि ये उनका वर्चन गलत है। आप जो हुकूमत है, जो जमहूरी तरीके से प्राइम मिनिस्टर, ही हैज ऑल द राइट टू अपॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, इट्स वेरी क्लियर। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। बहुत ख्याल ये है कि ये इमरान खान ने जो बयान दिया है इसका मकसद ये था कि इस महीने के आखिर में, रवा माह के आखिर में, सितंबर के एंड में मुमकिन तौर पर मौजूदा हुकूमत जो है नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से किसी को नॉमिनेट कर सकती थी या अक्टूबर के अवाइल में कर सकती थी। तो इन्होंने इस सारे चीज़ को मुतनाज़ा बनाने के लिए एक पॉलिटिकल मूव की है। उन्होंने कहा कि ये तो चोर और डाकू हैं, तो नया चीफ मुहब्बे वतन होगा तो इनकी चोरी डाकी को रोकना पड़ेगा, इसलिए इनको लगाना ही नहीं चाहिए। और आज उन्होंने उसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट दे दी है। आज उन्होंने मुहब्बे वतन वाली चीज़ निकाल दी और उनका नई इलेक्टेड गवर्नमेंट को लगाना चाहिए। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे तारिक फजल चौधरी साहब से इस पर जवाब लेते हैं। ये प्रोफेशनल मैटर है, इसको सियासी नहीं रंग देना चाहिए। सियासत से उनको दूर रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए फ़ौज को कि आप सियासत में मत आइए, क्योंकि हमारी हिस्ट्री को सामने रखें तो इन चीज़ों का बहुत नुकसान हो जाता है। ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। -1 जब से इमरान खान को नोटिस आए हैं हाई कोर्ट से, तो तब से उसका जिक्र बार बार आता है और ये जिक्र पहली दफ़ा नहीं है। सबसे पहले जिक्र खुद इमरान खान ने अपनी ज़बानी कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर किया था। सुनिए। वो ये चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा। गाला से कॉल आई, उन्होंने कहा जी अर्जेंटली वापस आ जाए। वहाँ पे 2 साहब जो हैं वो खड़े हुए थे गार्डन के अंदर। उन्होंने ये एक ब्रिलियंट आइडिया दिया कि ये आइडिया है कि इमरान खान के अलावा और 3 नाम पेश कर दिए जाएं। 3 नामों में से एक नाम हम आपका भी देंगे। मैं कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ है क्या? तहरीक इंसाफ में -1 की कोई गुंजाइश नहीं है। ये अभाम अगर किसी के ज़हन में है तो निकाल दीजिए। इन बयानात के साथ वो आजकल एक और बयान भी देते हैं। वो कहते हैं मैं बड़ा ख़तरनाक हूँ। दिखाएगा। मैं बड़ा खतरनाक हूँ, मैं बड़ा खतरनाक हूँ, समझ गया ना? मैं बड़ा खतरनाक हूँ, समझ गया ना? और ये इतने तवत्तर से ये बयान दे रहे हैं डॉक्टर तारिक साहब, जो आर्मी चीफ वाली अपॉइंटमेंट के ऊपर नई बात सामने आई है, उसके साथ ये 1-2 चीज़ें आप मिला के देख लें तो वो मुझे लगता है बड़े तगड़े खड़े हैं। वो कोई फ़िक्र टेंशन कोई नहीं है।
मलिक साहब, जो अभी आपने इनके आखिरी ये बयान दिखाए हैं, मैं बहुत ख़तरनाक हूँ। और अभी ये जो बयान इन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ़ के एक्सटेंशन के हवाले से दी है, बेसिकली ये इस्टेब्लिशमेंट से ये दोनों बातें जो है ना, ये मजाक करने के मुतरादिफ हैं। और ये कोई सीरियस मैं नहीं समझता कि ये कोई बात है। ये समझते हैं कि ये कोई मजाक है। और उसकी वजह ये है कि ये एक के बाद एक हदूद जो है ना, ये फलांगते जा रहे हैं। और अगर दोनों बयानों को दोबारा मैं कहूँ कि अगर मैं मिलाऊँ तो मैं ये कहूँगा कि इमरान खान साहब को ना अभी हाथ लगे नहीं हैं। अभी ये एक टर्म इनके लिए इस्तेमाल होती थी ना, लाडला। तो अभी भी किसी जगह भी लाडले हैं, अगर किसी जगह लाडले नहीं हैं तो किसी जगह ज़ेर अताब भी अभी तक ये नहीं आए हैं। तो जिस दिन इन्हें हाथ लग गए ना, उस दिन बिल्कुल आप देखेंगे इनकी टोन अल्फाज बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। कोई इतने बड़े तुरम खान नहीं है, ज़ाती तौर पर इनके बहुत सारे दोस्त हैं, हम जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर जगह मैं ख़तरनाक हूँ, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। इस बात पे आते हैं जो आपने अभी मौजूदा आर्मी चीफ़ के एक्सटेंशन के हवाले से बात की। इससे पहले आप 2-3 बयान देख लें। फाचोई का बयान देखें एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, मुतनाज़ा बना रहे हैं इमरान खान और उनकी टीम इदारों को। मैं ये पॉइंट साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके मुंह को खून लग गया है। शहबाज गिल साहब की स्टेटमेंट आती है, वो बाकायदा फ़ौजी इदारे के अंदर जूनियर अफसरान को बगावत पे उकसाने की बात करते हैं। सारी बात पूरी कौम को पता है। फिर इमरान खान साहब खुद आते हैं और जो हमारे टॉप 4 या 5 जैसे आपने कहा कि सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं वो, और आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन जो कि ऑफ कोर्स एक ऑप्शन होती है हमेशा, ये 5-6 जो क्या अभी ऑप्शन है? मेरे ख्याल में ये ऑप्शन अब नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं वैसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं आइन और कानून की बात कर रहा हूँ कि दैट ऑप्शन इज़ देयर। और 5-6 जो हमारे सीनियर तरीन अफसरान हैं उनको मुतनाज़ा बना दिया। यानी अगर वो अपॉइंटमेंट शहबाज शरीफ करते हैं वज़ीर आज़म तो वो गैर मुहब्बे वतन है, वो तगड़े नहीं हैं। और अगर मैंने तो एक प्रोग्राम में भी कहा था, उनके साथ हमारे एक दोस्त बैठे थे PTI के, मैंने कहा जी आप लिस्ट बना के दे दें कि आपके ख्याल में इन 6 लोगों में से तगड़ा कौन है और गैर तगड़ा कौन है, मुहब्बे वतन कौन है, गैर मुहब्बे वतन कौन है। हम मुहब्बे वतन को लगा देते हैं, आप लिस्ट बना दें। वो हद होती है ज़्यादती की। ये चौथी कोशिश है कि आप इस मनसब को एक दफ़ा फिर सियासत की नज़र कर रहे हैं। आपने बहुत ज़बरदस्त बात की, डोंट पोलिटिसाइज दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस स्लॉट। देखिए बात यह है कि फ़ौज का अपना एक काम है, वो एक डिसिप्लिन्ड इदारा है। और जो आपने बात की ना, एक कप्तान वो बड़ी मेहनत से और 30-35-40 साल की नौकरी के बाद लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर जाता है। 300 अगर कप्तान मलिक साहब अगर भर्ती होते हैं फ़ौज में, लेफ्टिनेंट ज़ाहिर है, उनमें से 300 में से लेफ्टिनेंट जनरल 3 बनते हैं, वो 30 नहीं बनते। मतलब 100 में से 100 कप्तान में से 1 लेफ्टिनेंट जनरल। इतनी सेंसिटिव वो मैं कहता हूँ कि उनकी प्रमोशन होती है कि ज़रा से भी आपने गलती की आप उस रेस से ही आउट हो जाते हैं। उन लोगों को आप खामखा मुतनाज़ा बनाई जा रहे हैं। और फिर आप अगर अपॉइंटमेंट की बात करें तो वो ये है कि आइन में जिस तरह 2+2=4 है, इसी तरह क्लियर कट लिखा हुआ है कि आर्मी चीफ़ की तैनाती कैसे होनी है और वो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने करनी है। आप मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं, उतने ही ताकतवर हैं, उतने ही आइनी हैं जितने आप थे। आप भी इत्तेहादियों के सर पे हुकूमत करते रहे 4 साल, हमारे साथ भी इत्तेहादी हैं, हम भी हुकूमत कर रहे हैं। इसलिए किसी हवाले से भी शहबाज शरीफ का वज़न आइनी वज़ीर आज़म होना इमरान खान से कम नहीं है। किसी को कोई डाउट है तो वो क्लियर कर ले। शहबाज शरीफ साहब को मुकम्मल ये इख्तियार हासिल है कि जब इन आर्मी चीफ़ की टर्म पूरी होती है तो वो आइन में दिए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक नेक्स्ट आर्मी चीफ़ का इंतखाब करें, और वो करेंगे अल्लाह के फजल से। हमें इमरान खान साहब के मशवरे की ना ज़रूरत है और ना हम उसे किसी खाते में लिखते हैं। जो फ़ौज का इतना प्रोफेशनल स्ट्रक्चर है ना, मैं शाह खबर साहब आपसे पूछता हूँ, उसके अपने मुफाद में यह है कि किसी आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के ऊपर कोई ड्रामेबाजी नहीं हो, कभी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल संजीदगी से मामला लेना चाहिए और ड्यू डेट के ऊपर नए चीफ़ की तैनाती हो जानी चाहिए। ये फ़ौज के अपने मुफाद के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो एक तरीक़ाकार से तरक्कियाँ पाते पाते ऊपर आते हैं। वहाँ फेवरेटिज्म नहीं हो सकता कि बाजवा साहब को बहुत कुछ पसंद है तो लेफ्टिनेंट जनरल उसको लगा दें, वो नीचे से ऊपर आएगा तो कहीं लगेगा, वैसे तो लग ही नहीं सकता। बड़ा प्रोफेशनल एक मेरिट बेस्ड स्ट्रक्चर है। तो ये शाह खबर साहब तरीक़ाकार जो है इसको मज़ीद स्ट्रेंथन तो किया जा सकता है, सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि आधा अरसा वैसे ही यहाँ पे फ़ौजी डिक्टेटर्स रहे हैं। तो अब तो दरख्वास्त करनी चाहिए कि हम इसके ऊपर सियासत से उनको दूर रखने के लिए बातचीत करें, सियासत में अंदर लाने के लिए बातचीत ना करें। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि इस तरह की जो सेंसिटिव तैनातियाँ होती हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, इनको तो ऐसे अवामी मौजू होना ही नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये तो एक बड़ा सेट मैकेनिज़्म है
कि आपने जैसे अभी तारिक फजल चौधरी साहब फरमा रहे थे, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये जो आर्मी में जो प्रमोशंस का जो एक कॉन्सेप्ट है या जो प्रोसेस है वो इतना ट्रांसपेरेंट और इतना वो मैं समझता हूँ कि मेरिट बेस्ड है कि उस पर तो कोई दूसरी बात नहीं की जा सकती। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन प्राइम मिनिस्टर है कौन नहीं है, किसी ना किसी ने तो प्राइम मिनिस्टर होना है। लेकिन आर्मी चीफ बनना किसने है? आर्मी चीफ बनना है जो सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं। वो हो सकता है कि एक ही कोर्स के हों, लेकिन उनमें उम्र के लिहाज से उस तरह उनकी सीनियरिटी में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो भी मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो प्रमोट होता है और उसमें भी फिर वो कोर कमांडर्स और स्टाफ ऑफिसर्स होते हैं, वो हर लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो इस काबिल होता है, वो मेरिट के ऊपर पूरा उतरता है कि वो आर्मी चीफ की कमान संभाल सकता है। अब चूंकि आर्मी चीफ किसी एक शख्स ने बनना है, किसी एक हजरत ने बनना है, तो इसलिए फिर वो एक तरीकाकार ये है कि एक पैनल जो है वो 3 या 5 या 6 का वो आर्मी ही अपने अंदर से वजारत दिफा के ज़रिए फिर चीफ एग्जीक्यूटिव के सामने प्लेस करती है। उसका मतलब ये नहीं होता कि इनमें से कोई कम तर है या मेरिट से कोई कम है, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो ये मैं समझता हूँ कि इसको तो क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई इस तरह की कोई स्वाबदीदी तैनातियाँ नहीं है कि आप किसी को भी पकड़ के आप आर्मी चीफ बना सकते हैं। इस पोस्ट को मुतनाज़ बनाना मैं समझता हूँ कि ये खुद जो है वो उनकी मफाद में नहीं है, तो इसको तो डिस्कस भी नहीं होना चाहिए। ये क्या बात हुई कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कोई तहरीरी तौर पे लिख के दे कि किसको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, किसको बनना चाहिए, किसको नहीं बनना चाहिए, या इसको अगर फलां बनाएगा तो वो अपनी मर्जी से बनाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये तो सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, बड़े इम्पॉर्टेंट तैनातियाँ हैं एक यूनिफॉर्म्ड फोर्स की, तो उसको तो ज़ुबान ज़द्देआम होना ही नहीं चाहिए, मैं समझता हूँ। ये एक साहब एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। जी शाखावर साहब ने बहुत, मैं समझता हूँ कि उस बात को मज़ीद बहुत खूबसूरत अंदाज से आप नाज़रीन के और आपके सामने रखा है। मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूँगा कि अब इमरान खान साहब ने इस मौजू को, 11वें चीफ़ की अपॉइंटमेंट को, अब पूरे मुल्क में एक नई डिबेट खोल दी है। अब ये यही होगा ना, अब हर गली मोहल्ले में आपके सोशल मीडिया पे उसमें कमेंट्स, इसकी चीज़ें, फिर जनाब आर्मी के इदारे के ऊपर बातें, फिर इससे पहले जिस तरह आर्मी के हेलीकॉप्टर में अफसरान शहीद हुए उसके ऊपर इनके लोगों ने, तहरीक इंसाफ ने जो हर्जा रसाई की, ये सारी बातें बहुत ही मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक है। और ये जब आप इनकी तैनाती की बारी आई है तो आपने एक बिल्कुल नया मौजू छेड़ दिया है। मैंने तो बिल्कुल क्लियरली आपके सामने कहा कि आइन में जो तरीक़ाकार दर्ज है उसमें एक्सटेंशन भी है, उसमें नए आर्मी चीफ़ की तैनाती भी है। वो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो है वो फैसला लेंगे और वो फैसला करेंगे इंशाल्लाह। इसमें अफसोसनाक पहलू ये है कि 27 मार्च के बाद जो इमरान खान का बयानिया था वो मीर जाफ़र, मीर सादिक और हर वो चीज़ कह दी उन्होंने, न्यूट्रल जानवर होता है, कुछ चीज़ छोड़ी नहीं है जो नहीं कही जा सकती। मैं आपको बता रहा हूँ कि तो आप कह रहे हैं एक्सटेंशन दे दो अब वो 6 महीने के लिए एक्सटेंशन, फिर जिनको इन अलकाबात से पुकारा था आप कहते हैं उनको एक्सटेंशन दे दो, उसके नीचे इलेक्शन भी होना है। वो कल को उस इलेक्शन की आउटकम के ऊपर क्या बोलेंगे अभी पता नहीं है, लेकिन why to make it controversial? I fail to understand. ये जो उनका पहला जुमला ना आपने दिखाया शुरू में, खतरनाक हो जाऊंगा, वो खतरनाक इस सिस्टम के लिए हो चुके हैं, वो खतरनाक इस मुल्क के लिए हो चुके हैं, वो खतरनाक इन इदारों के लिए हो चुके हैं। आप यकीन जाने कि मैं समझता हूँ कि पता नहीं किस तरह इस तरह ये निज़ाम अभी तक उससे वो बचे हुए हैं। और वो कमरजमान कायरे साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। कायरे साहब, खान साहब ने एक बयान अभी कोई नशर होना है किसी जगह पे, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने उसका जो हमें लिख के भेजा है मैसेज, उसके मुताबिक यह है कि इमरान खान ने तजवीज़ किया है कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बाजवा को तब तक उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाए जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते और नई हुकूमत नहीं आ जाती, फिर वो आके तो चीफ की तैनाती कर ले। इस शर्त पर वो नई हुकूमत से, मौजूदा हुकूमत से इलेक्शन के लिए बातचीत के लिए भी तैयार है। देखिए, खान साहब के पास अब कोई जवाब नहीं है इस तरह की तजावीज़ देने का। अगर तो देखना तो यह है कि आइन और कानून क्या कहते हैं। क्या इमरान खान साहब की मुशावरत से, उनके हुक्म से, उनकी इस दबाव से इस तरह की कोई एक्सटेंशन हो सकती है? आर्मी चीफ तो वैसे कह चुके हैं कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता, और कल तक वो कुछ और बातें कर रहे थे, आज एक नई उन्होंने तरह डाल दी है। तो इसके ऊपर मैं ज़ाती तौर पर तो बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ। मेरी जमात का इसके ऊपर राय आएगी, जब जमात के अंदर इस पर डिस्कशन करेंगे तो देन। लेकिन कल एक और बहस थी खान साहब का, आज एक और बहस है, और ये भी उनका इरादा दुरुस्त नहीं है। कोई मेरा अंदाजा ये है कि वो साफ हाथों से ये बहस नहीं कर रहे।
बल्कि इससे भी कुछ वो अपना कोई और मकसद निकालना चाहते हैं। सर इन्हीं महीनों के अंदर इंतखाबात होने हैं, आप ये जहन में रखिए कि इन चीज़ों को हम जितना मुतनाज़ा बनाएं उतना ज़्यादा एक नए तनाज़े की बुनियाद भी पड़ती जाती है। वो आप एक्सटेंशन कर दें, कल को इंतखाबी नताइज पसंद ना आए तो कहानी शुरू हो जाएगी, एक और नई लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो देर आर सो मेनी सेंसिटिव इशूज़ जो पता नहीं इमरान खान पेश नज़र रख रहे हैं कि नहीं रख रहे। नदीम साहब, गुजारिश ये है कि हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाने का काम तो इमरान खान साहब ने पकड़ा हुआ है ना। वो कर क्या रहे? इलेक्शन कमीशन उन्हें कबूल नहीं, आर्मी चीफ की तैनाती कल उन्हें कबूल नहीं थी, आज वो एक नई कहानी लेके आ गए। कल वो कह रहे थे कि ये जो पहले लोग होंगे जितने ने करेंगे, आज आर्मी चीफ को एक्सटेंशन कौन देगा? आर्मी चीफ को एक्सटेंशन शहबाज शरीफ साहब देंगे और वो अपने इत्तेहादियों से मशवरे से देंगे। कल ये कह रहे थे कि जी आसिफ जरदारी और मियां नवाज शरीफ का मशावरत से होने वाला फैसला दुरुस्त नहीं होगा। आज कैसे हो जाएगा? फिर इलेक्शन कमीशन अगर वो एक नया ड्रामा शुरू करेंगे कि इलेक्शन कमीशन हटाओ, फिर वो कहेंगे जी अच्छा इलेक्शन के कवानीन तब्दील करो। तो ये इमरान खान के तो ना खत्म होने वाले मुतालबे हैं जो पूरे नहीं हो सकते। बट इवन देन अगर उन्होंने बात कही है तो लेट्स आर पॉलिटिकल पार्टी सेट ऑन दिस कि हमें क्या फैसला इस पे आता है। लेकिन कोई बेहतरी का फैसला ये आना चाहिए और खान साहब को भी चाहिए कि अब वो हालात के तकाज़ों को देखें और पाकिस्तान में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े और वक्त का इंतज़ार करें। अगर उन्होंने ये फैसला कहा है, मैंने अभी ये खबर सुनी नहीं है, अगर उन्होंने कहा है तो यकीनन इसमें कोई जान होगी। देखते हैं वो उनकी एक्चुअल राय है क्या। लेकिन आज चौधरी फवाद साहब का मैंने सुना है, मैं तो ट्रैवल कर रहा था, मैंने सुना है उन्होंने कहा है कि खान साहब की जान को खतरा है, कुछ लोग उनको कत्ल कराना चाहते हैं। मुझे किसी टीवी चैनल से पूछा गया तो मैंने कहा कि मेरे तो इल्म में ऐसी कत्ल कोई बात नहीं है, ना कोई ऐसा शायबा है। लेकिन इससे पहले खान साहब ने भी कहा था कि उनके कत्ल के मंसूबे बन रहे हैं और उन्होंने कोई टेप रिकॉर्ड करा के रखा दी है, सीडी। अगर कोई ऐसी खबर है तो नदीम साहब, खान साहब को फौरी तौर पे अपनी पसंद के, अपनी चॉइस के अफसर, पंजाब में हुकूमत उनकी है, पंजाब के आईजी को बुला के एक टीम बना के उनके हवाले वो इंफॉर्मेशन करे। केपीके में उनकी हुकूमत है, अगर पंजाब में नहीं तो केपीके के आईजी को दे। पंजाब के इस्लामाबाद के आईजी को नहीं देना चाहते तो किसी और एजेंसी को दे लें। लेकिन ये किसी बहरहाल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इसको तहकीक करनी है और अगर खान साहब की बात में कोई भी वजन है तो फिर हमें फौरी तौर पे उसके लिए कमीशन बनाना पड़े। खान साहब अपनी इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कराएं, FIR कराएं, ताकि इसके ऊपर कमीशन बनता है, कोई जो भी तय होना है वो हो सके। ये पेपर की बातें करके अनसर्टेनिटी को बढ़ाना। तारिक फजल साहब से भी पूछना है इसके ऊपर। तारिक फजल साहब, आज ये बाबर अवान साहब ने भी आज कोर्ट के बाहर ये बातें की हैं और इमरान खान की जमात से बारहा ये बातें कही जा रही हैं। उनकी जान को ख़तरे के हवाले से मुख्तलिफ ज़राए से हमने भी खबरें सुनी हैं और मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि उनके इर्द गिर्द सिक्योरिटी स्ट्रक्चर मजबूत बनाया जाए, एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह। मैं नहीं चाहता कि वो वाक़या दोहराया जाए जो 2007 में बीबी के साथ हुआ था, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन इन बयानात को पब्लिक फोरम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए देने की बजाय एक प्रोफेशनल मैकेनिज़्म होता है। आप सिक्योरिटी के साथ बैठते हैं, मेक श्योर करते हैं कि आपकी सिक्योरिटी फुल प्रूफ हो। हम जो बारूद के ढेर के ऊपर बैठे हुए हैं और चिंगारी जला जला के फेंक रहे हैं और फिर कहते हैं मेरी सिक्योरिटी को खतरा है, मुझे तो मैडनेस नज़र आती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखिए, ये बिल्कुल ये बड़ी सेंसिटिव बात है मलिक साहब, और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हर सियासी जो लीडर है, हर सियासी रहनुमा, उसकी जान जो है वो बिल्कुल प्यारी है और उसकी हिफाजत जो है वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। और हम अभी स्टैंडिंग कमेटी में हमारे जो IG इस्लामाबाद हैं उन्होंने ये बयान दिया था, ये इस्तफसार उनसे हुआ था कि बताएं कि इस वक्त इमरान खान की सिक्योरिटी की क्या आप यानी इंतजाम कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि 2 करोड़ रुपया एक महीने में हम इमरान खान साहब की सिक्योरिटी पे फेडरल गवर्नमेंट खर्च कर रही है। फेडरल गवर्नमेट 2 करोड़ लगा जी। ये इसके अलावा उनके पास KP और GB से भी और AJK से भी कुछ बिल्कुल वो भी उनके पास जो है वो मल्टीपल, मतलब 50, 60, 100 या शायद इससे भी ज़्यादा उनके साथ जो सिक्योरिटी जो है वो दोनों सूबों से उनके साथ है। अच्छी बात है, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। हम खामखा ऐसे फिंगर पॉइंटिंग वाले नहीं हैं कि हर बात के ऊपर जनाब आप खामखा फिंगर पॉइंटिंग करें। तो लेकिन 2 करोड़ दूसरी बात लग रहा है, ये जो उनकी ज़ाहिर है उनके घर की जो इस वक्त हिफाजत है उस पर जो उनके साथ पुलिस होती है, इस्लामाबाद पुलिस की जो ये मोबाइल गाड़ियाँ हैं वो उनके साथ चलती हैं और चलनी चाहिए। मैंने फिर आपको बताया कि हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। हालांकि हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं शाहिद खान अब्बासी साहब, उन्होंने एक स्पाई भी नहीं रखा हुआ अपनी सिक्योरिटी पे, ना उन्होंने कभी डिमांड की है, ना बुलेट प्रूफ गाड़ी मांगी है। लेकिन इमरान खान साहब को बहरहाल हमने दी हुई है और देनी चाहिए। मैंने कहा कि मैं उसकी हिमायत करता हूँ। लेकिन
अगर वाकई कोई आपको सिक्योरिटी थ्रेट आप महसूस करते हैं कि है, तो उसको ठीक करने के तरीके और हैं। तो ये एक पॉलिटिकल मैं समझता हूँ कि स्टेटमेंट है कि आप खामखा अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए, खामखा दूसरों को उन पे सर पे कोई चीज़ डालने के लिए आप कहते हैं जनाब कि हमारी जान को खतरा है। बिल्कुल क्लोजिंग रिमार्क कायरा साहब, क्यों नहीं नए आर्मी चीफ की तैनाती करके आप लोग केयर टेकर सेटअप बनाते और इलेक्शंस की तरफ चले जाते ताकि ये तनाज़ात ख़त्म हो, एक मुंतखब हुकूमत आ जाए? सर गुजारिश है कि नए आर्मी चीफ की तकरीरी के बाद इलेक्शन हो जाएंगे अपने वक्त पे इंशाल्लाह, बिल्कुल इलेक्शन जब टाइम आएगा उस पर जाएंगे। अब खान साहब के मुतालबे मैंने पहले गुजारिश की कि उनके मुतालबों की कोई हद नहीं है, किसी एक लिमिट के अंदर वो रहने को तैयार नहीं है। कभी वो तनकीद करके सारे जर्नलों को करप्ट को बुरा कह रहे होते हैं, कभी वो कहते हैं किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दे, कभी वो अभी हम उनका ये मुतालबा मानेंगे तो वो कहेंगे चीफ इलेक्शन कमीशन को बदलो, फिर वो कहेंगे वो इलेक्शन के कवानीन बदलो। तो वो कैसे होगा? जिन लोगों के जरिए ये होना है, फर्ज करें हमने उनके मुतालबे मान लिए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकरीरी करनी है, तो वो अपोजिशन के लीडर और लीडर ऑफ द हाउस के मशावरत से होगा, वो खान साहब कैसे मानेंगे? तो खान साहब ने अपने गिर्द ऐसा एक जाला बुन दिया है कि ना उनकी कोई ख्वाहिश जायज़ है, ना वो उनकी ख्वाहिश मानी जा सकती है टेक्निकली। अगर मुमकिन हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम तो इस मुल्क को इस अनारकी से, इस अदम इस्तेहकाम से, इस गैर यकीनी कैफियत से निकालना चाहते हैं। लेकिन खान साहब हैं जो कमरजमान कायरा साहब और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और शाह साहब का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।